आज हम देश के 2020 में एक चर्चित विषय वस्तु नागरिकता जो रही है, हम इस नागरिकता पर चर्चा करें। चूंकि नागरिकता पर हमने एक विचार अभिव्यक्ति का अधिकार को भारत में ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में लोग प्रयोग किए हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार क्या है नागरिकता के संदर्भ में। सरकार जो कानून बनाया है वो कहां तक उचित है, तो हमें इसके 2-3 रूप में हमें इसका स्टडी करना पड़ेगा। पहला बात, हम ये जाने कि भारत का संविधान क्या कहता है नागरिकता के संदर्भ में, एक। दूसरा, समझौता के रूप में जो प्रस्ताव कभी ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच बनाया गया। तीसरा, भारत सरकार जो कानून बनाया है CAA 2019, इस पर वो आधार क्या क्या बनाए हैं। तो पहला तो संविधान का आधार है। तो हम सबसे पहले हमें यह जानने का प्रयास होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में नागरिकता का क्या प्रक्रिया है, इसको समझिए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का मतलब हो जाता है कि एक ही प्रकार की नागरिकता होगी और भारत में भारत की नागरिकता है। इसे एकल नागरिकता कहते हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से भारत में लिया गया है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता का मतलब यह हो गया कि आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी नागरिकता, और केंद्र की भी नागरिकता आपको लेनी होगी, तब आपको वहां नागरिकता होगी जो अमेरिका में। तो भारत में एकल नागरिकता है। हम बिहार में जन्म लिए हैं, उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, या मध्य प्रदेश में लिए हैं, ये राज्य की नागरिकता नहीं हो सकती, भारत की नागरिकता है। जो भारतीय थे, भारतीय नागरिक के रूप में उसे जाना जाता है। अब है कि भारत में एकल नागरिकता ही क्यों रखा गया, राज्य की नागरिकता क्यों नहीं, दोहरी नागरिकता क्यों नहीं? यह एक गूढ़ सवाल है। संविधान सभा के समक्ष यह सवाल थी कि एकल नागरिकता रखें। इसके पीछे संविधान सभा के प्राय सभी सदस्यों ने जो दलील दिया, ये उचित भी था और इसका भविष्य भी है, इस पर कोई विवाद नहीं उठता। यदि दोहरी नागरिकता का सवाल खड़ा होता तो आज जिस तरीका से जम्मू कश्मीर की मुद्दा देख रहे हैं आप, बहुत सारे कश्मीर भारत में दिखाई पड़ता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, कितने पाकिस्तान, ये कितने पाकिस्तान के नजरिए को बंद करने के लिए एकमात्र रास्ता दिख रहा था संविधान सभा को, वह था एकल नागरिकता। देश विभाजन में कुछ सवाल ऐसे खड़े हो चुके थे जिसका समाधान करना बहुत कठिन था, और देश के उस समय तात्कालिक शीर्षस्थ नेताओं के लिए भी चुनौती बन गई थी। वैसे एक उदाहरण से ऐसे समझिए, 1946 में जब कैबिनेट मिशन का आगमन भारत होता है, उन्होंने अंतरिम सरकार गठन करने की बात कहा। अंतरिम सरकार पर गांधी जी का कहना था गठन मत करो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का इच्छा था गठन होनी चाहिए। गांधी कहना था कि इतना जल्दीबाजी क्यों, क्योंकि गांधी के नजरों में यह बात आ रही थी कि जिन्ना यदि पाकिस्तान का निर्माण करना चाहता है तो पूरी मुस्लिमों का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है मुस्लिम लीग। कर मुस्लिम हमारे कांग्रेस में भी
और कांग्रेस के बारे में था कि कांग्रेस भी पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। गांधी का इस बात को कहने के बाद डिसीजन जल्दी लेना था, लेकिन हमारे शीर्षस्थ कांग्रेस नेता उस समय निर्णय लिए अंतरिम सरकार गठन कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की मांग दब जाए। गांधी को विश्वास था जिन्ना कोई न कोई नवीन काम करने जा रहा है, और किया भी। पाकिस्तान बनने की बात थी, वो पाकिस्तान तो बन गया। देश विभाजन से पूर्व हमने नागरिकता की सवाल पर संविधान सभा ने चर्चा किया था, कारण 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कि भारत में दोहरी नागरिकता दे देंगे तो 600 देशी रियासत में से कुछ रियासत हमारे भारत में विलय होने जा रहे हैं। पटेल साहब का कहना था दोहरी नागरिकता में यह होगा, आने वाला समय में भारत से वो अलग करने की बात करेंगे। क्षेत्रवाद की राजनीति ज्यादा मात्रा में उभरेगा, आपसी द्वंद्व रहेगी, ये एकता स्थापित करना मुश्किल होगा। एक अखंड भारत की कल्पना करना भी कठिन है। हम एकीकृत भारत का निर्माण गठन करने में एकल नागरिकता जैसा एक एलिमेंट ही एकमात्र विकल्प है। ये संविधान सभा ने तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला किया वह फैसला शिरोधार्य था। अन्यथा आज भारत के सामने जो हमारी प्रस्तावना में जो उद्धृत शब्द है अखंडता, यह सब प्रभावित हो सकता था। उदाहरण अभी आप जम्मू कश्मीर की हालत से देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अलग से संविधान है, वहां दोहरी नागरिकता है, जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी और भारत की भी नागरिकता। आज नतीजा देखिए कितनी समस्या है। कारण जम्मू कश्मीर की प्रोविजन को एक बात समझ लीजिए, पूर्व जो जम्मू कश्मीर के संविधान में जो प्रोविजन था कि पाकिस्तान के लड़के के साथ शादी करने पर किसी महिला को जम्मू कश्मीर की है उसे नागरिकता दे दी जाती थी, उसकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता था और वो आदमी जम्मू कश्मीर में रहने के बाद नागरिकता ग्रहण करता था और भारत सरकार भी उसको केंद्र नागरिकता प्रदान करता था। और वो आतंकवाद इस तरीका से भारत में अपनी परिवार बना लेता था और वो आतंकवाद का बच्चा देश में आतंकवाद पैदा करता था। भारत इस आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के दृष्टिकोण से यहां पर यह अधिकार और जम्मू कश्मीर का जो अधिकार था, दोहरी संविधान थी, उसे रोका। और सबसे पहला प्रोविजन उसमें दर्द भरी बात थी कि दोहरी नागरिकता को खत्म करूंगा। इसलिए एक राष्ट्र, एक विधान, एक कानून, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यह व्यवस्था देश में एक मार्मिक और प्रासंगिक सिद्ध हुआ। एकल नागरिकता एक उदाहरण के साथ हम आपको दिखाए हैं, क्योंकि देशी रियासत का जो समस्या था विलय होने में बहुत चुनौती थी, कैसे भारत में उसकी विलय होगी। इन बातों को अब मैं सबसे पहले संवैधानिक तरीके से हम बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब चलिए एक्ट 5 सीधे सीधे नागरिकता अधिनियम 1955 में भी प्रोविजन के अनुसार से हमें जन्मजात नागरिकता का अधिकार मिल गया। और जन्मजात नागरिकता का मतलब यह है कि हमारा जन्म भारत में हुआ तो यहाँ के हम जात हैं, जन्मजात मिला हमें, नागरिकता यहाँ है, मेरी मूल वंश यहाँ है, यहाँ की नागरिकता मुझे मिली। संविधान आरंभ के 5 वर्ष पूर्व से यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और उसके माता या पिता में से कोई भी एक अविभाज्य भारत में रह चुका है और वो शख्स भारत में रहता है 5 वर्ष से और इन प्रेजेंट टाइम में भारत रह रहा है, भारत सरकार ने अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता प्रदान कर दी। एक्ट 6 जो है इसके 2 प्रोविजन 1 और 2। 1 के भीतर जो ये प्रोविजन है कि 19 जुलाई 1948, यह डेट को याद रखना है, ये पाकिस्तान के संविधान में भी डेट है 19 जुलाई 1948 तक, ध्यान रखिए, तक 12 बजे रात्रि तक जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गया, भारत सरकार ने उसे नागरिकता प्रदान किया, लेकिन उनके साथ एक शर्त था। शर्त यह था कि उनके माता
पितामह, पितामह, पितामही, मातामह, मातामह, मातामही में से कोई एक। माता पिता 1 2, पितामह पितामही 3 4 5 6। माता पिता पितामह पितामही मातामह मातामही में से किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ है। अविभाज्य भारत का कहने का सेंस यह है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब हमारा भारत था 1935 में। 1935 की यथा परिभाषित नियमानुसार यदि वह क्षेत्र भारत में था, उसमें का क्षेत्र भारत कहलाता था, और यह शर्त था में से कोई एक व्यक्ति भी भारत में, अविभाज्य भारत में जन्म लिया है। 19 जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति भारत आ गया, भारत सरकार ने उसे नागरिकता प्रदान कर दी। 6(1) का 6(2) में भी यही शर्त है, लेकिन थोड़ा अंतर है क्या। 19 जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति भारत नहीं आया, उसके बाद आया, उनके लिए यह शर्त था कि यह शर्त यहां भी रहेगा, माता पिता पितामह पितामही मातामह मातामही में से किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो। एक दूसरा, उसे 6 महीना रहने के बाद भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान की। आपको 6 महीने भारत में रहना, अंतर इतना ही था कि 6 महीना में हम इस बात को वेरीफाई करेंगे कि क्या आप भारत में रहने जा रहे हैं कि फिर आप जहां से आए वहीं चले जाएंगे। ये 2 शर्त भी पालन होना चाहिए। फर्क था 6(1) और 2 में अंतर इतना ही था, उसको 6(1) में सीधे नागरिकता दे दी गई और 6(2) में फर्क यह था, उसे 6 महीना भारत में रहने के बाद भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। लेकिन डेट 19 जुलाई 48 यही था कि दोनों देश के शासन ने यह स्वीकार किया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गया, भारत सरकार नागरिकता प्रदान कर दे, और जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा, पाकिस्तान की सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। तो ये जो लोग आने जाने की जो स्थितियां थी, नागरिकता प्रदान करे। लेकिन भारत के सामने एक गंभीर चुनौती का सवाल यहां था कि लोग यहां से आ रहे थे और जा रहे थे, जाने आने वाले लोग वहां भारत में नहीं बचे। कारण यहां से जो व्यक्ति गए वो जिंदा नहीं रहे। रेलगाड़ी से जाते थे, खून और लाश ही लाश था। वहां से भी आए खून और लाश, यहां से भी गए खून और लाश। दर्द इतनी थी, लोग इस मानवता की इस व्यवस्था को भूल चुका था। एक 6 महीने के बच्चे ने कोई अपराध किसी का नहीं किया होगा, उसकी भी हत्या कर दे जाते थे। गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हत्या कर दी जाती थी। यह था एक सामरिक दंगा के उन्माद में 3 कम्युनिटी भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदू, मुसलमान और सिख कम्युनिटी का था। इसलिए ये लोग इसीलिए 19 जुलाई 1948 तक बहुत नहीं पहुंच पाए। ये जो दंगे हो रहे थे, दंगे के कारण बहुत व्यक्ति भारत नहीं आए और न भारत से बहुत आदमी पाकिस्तान गए। लेकिन आज CAA का मुद्दा इस 6 आर्टिकल के गह्वर में कुछ ऐसे गर्भ से निकला हुआ बीज है, आज इस सरकार को दर्द पहुंचाया, जिस पर 2019 और 2020 ये काफी चर्चित मुद्दा में से नागरिकता का मुद्दा था। हम इस बात को आगे और भी CAA से जोड़ेंगे, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन समझिए और उस समय का सिचुएशन समझिए, जिस सिचुएशन के आधार पर यहां पर हम दोनों देश आपस में अस्थिर हो चुके थे। इसे स्थिरता पर लाने की प्रयास न तो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया और न भारत की हुकूमत ने प्रयास किया। यदि यह प्रयास पहले कुछ बन जाता तो समाधान के रास्ते कुछ और भी आ सकते थे, लेकिन यह नहीं हो पाया।
अब चलिए आगे हम इस मुद्दा को लेकर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 7 की प्रोविजन कुछ कहती है। इस 7 यह था जहां भारतवंशियों को समेटा गया है। एक्ट 7 इसमें है 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 तक जो व्यक्ति भारत को, ऐसा देखिए, भारत के उस रियासत, जैसे यहाँ एक बेसिक बात को समझिए। जब देश हमारी आजाद हुई थी 600 रियासत था, 562 रियासत का विलय भारत में हुआ और 562 रियासत एक बार ही नहीं मिला, वो क्रमिक रूप से मिलता गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे, अपने रिश्ते को ज्यादा पसंद करते थे, रिश्तेदार के बीच में रहना चाहते थे, जो कि यह समस्या कुछ इस प्रकार थी। एक राज्य मान लीजिए कि यहां है, इस राज्य में रहने वाले कोई एक व्यक्ति हैं, उनको यह एहसास हुआ बी राज्य में हमारा संबंधी ज्यादा है, रियासत में ज्यादा है, यहां से विस्थापित करके यहां पहुंच गए, कहा कि रिश्तेदार के साथ रहेंगे। यहां पर नागरिकता देने की बात आई तो आप तो ट्रांसफर होकर यहां आ गए थे, आपकी नागरिकता को यहां पर खत्म कर दी गई। लेकिन यहां जो नागरिकता थी, अब कालांतर में यह बी क्षेत्र भी भारत के हिस्सा में आ गया। भारत में यदि आ गया, यहां पे रहने वाले सभी लोगों को भारत सरकार को नागरिकता देना धर्म है, नागरिकता दे भी दिया। तो जो लोग यहां से विस्थापित होकर यहां आए थे उसको नागरिकता प्रदान कर दी। 1 मार्च 1947 तक जो व्यक्ति एक रियासत को छोड़कर दूसरे किसी क्षेत्र में चले गए और वो दूसरा क्षेत्र भारत के क्षेत्र में कभी आया तो भारत सरकार ने उसे नागरिकता प्रदान किया। ये सवाल यहां समाधान हो गए। तीसरा, अब एक्ट 8 में देखिए, 8 में एक प्रोविजन था, ये तो देशी रियासत में आने जाने के सवाल पर ये सारी सवाल थी। 8 आर्टिकल में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा, विदेश में रहने का मूल कारण कुछ बात थी कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति पर ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़े बड़े दफा लगा दिया था। यदि उस सरकार की हिरासत में आते तो उन्हें फांसी की सजा हो सकती थी। तो कुछ व्यक्ति विदेश चले गए जान बचाने के लिए, कुछ व्यक्ति जीविका के दृष्टिकोण से भी विदेश चले गए। तो यहाँ पर जीविका के लिए भी चले गए विदेश, तो विदेश की धरती पर वो रह रहे हैं, तो भारत सरकार कैसे समझेंगे कि उसे लाया जाए, वह मेरा आदमी है, उसे हम लाए। तो भारत सरकार ने क्या किया, अपनी दूतावास वहां बनाया। दूतावास उस देश, हर स्वतंत्र देश का रहता एक देश से दूसरे देश में, तो ये दूतावास में नागरिकता का फॉर्म भर दिया और नागरिकता का फॉर्म भरने के बाद उसका पंजीकरण करा लीजिए। जो व्यक्ति विदेश में भारतीय मूल वंश के लोग रहते हैं, नागरिकता का फॉर्म भर लीजिए और आपकी नागरिकता दे दी जाएगी, सुविधा के अनुसार भारत आ जाइए। लेकिन कौन व्यक्ति भरेगा विदेश में, उसके शर्त था। तो 6(1) में जैसा और 2 में आपने देखा है, माता पिता पितामह पितामही मातामह मातामही में से किसी भी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ है, और इस प्रकार के व्यक्ति यदि वो विदेश में है तो वो कम बैक टू पेविलियन भारत आ सकता है और एक्ट 8 के तहत नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। एक्ट 9 कहता है, एक्ट 9 में 2 बातें। एक, भारतीय पुरुष यदि किसी विदेशी महिला के साथ शादी करती है, किसी विदेशी महिला के साथ शादी करती है, तो भारतीय पुरुष है, विदेशी महिला के साथ वो शादी किया, इसके संयोग से जो बच्चे होंगे ये बच्चे भारत के नागरिक होंगे, क्योंकि बच्चे का पिता पुरुष है। पुरुष जो है भारत का नागरिक है, भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान की है। लेकिन यह स्थिति, यह अधिकार अब महिला को भी दिया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने यह अधिकार अब महिला को भी प्रदान कर दिया। महिला को प्रदान किया कि यदि कोई भारतीय महिला, अब यहां पर आ जाइए, भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष के साथ शादी करे, विदेशी पुरुष के साथ,
तो निश्चित रूप से वो महिला भारत का नागरिक है। इसके जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, इसके बच्चे भारत के नागरिक हो जाएंगे, उसकी नागरिकता की मान्यता दिया जाएगा। एक शर्त। दूसरा शर्त का आधार यह दिया कि उसके नागरिक हो जाएंगे, लेकिन वो महिला यदि विदेश चली जाएगी और भारत की नागरिकता को त्याग देगी, उसके बाद बच्चे जन्म देगी, भारत की नागरिकता बच्चे को नहीं दी जाएगी। लेकिन नागरिकता परित्याग करने से पहले यदि बच्चे को जन्म देते हैं और वो बच्चा जब वयस्क हो जाए, चूंकि बच्चा है तो उसको मां का अधिकार होगा, तो जब बच्चा वयस्क हो जाएगा और वो निर्णय लेगा कि हम भारत की नागरिकता ग्रहण करेंगे, तो भारत सरकार नागरिकता उसे भी प्रदान करेगी। तो नागरिकता के सवाल इस प्रकार से जो भी विवादास्पद मुद्दे थे, उस समय तात्कालिक व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार ने अपने समय समय पर कानून में संशोधन किया। नागरिकता अधिनियम 1955 में भी समय समय पर संशोधन होती रही। अब आर्टिकल 9 भी हो गया। अब 10 में कहा गया आपको पहचान नागरिकता के संदर्भ में भारतीय संसद जो कानून बनाया है उसी के आधार से आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। एक्ट 10 और एक्ट 11 में कहता है कि भारतीय संसद को नागरिकता के संदर्भ में पूर्ण रूपेण कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। एक्ट 11 यह कहा भारतीय संसद को पूर्ण रूपेण कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अब ये नागरिकता के संदर्भ में आपने पूरी बात यहाँ प्रोविजन में समझे। अब मैं इसी के सहारे आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि CAA का मुद्दा यहाँ पर क्या घटा है। CAA का जो मुद्दा है यह काफी एक चर्चित मुद्दा का रूप रेखा कायम 2020 में। इसमें सबसे पहला बात है CAA 2019। इसमें यह आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब आप देखिए, यह 3 देश की पहचान किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देश है। और 3 देश से आए हुए गैर मुस्लिम को यह अधिकार सरकार ने दिया, गैर मुस्लिम को यह अधिकार प्रदान किया। और गैर मुस्लिम में यह जो आएंगे खास करके 31 दिसंबर 2014 यदि इन 3 देश से कोई भारत में आ गया, भारत सरकार उसे नागरिकता प्रदान करे। ये CAA का प्रोविजन। लेकिन मुस्लिम को यह अधिकार नहीं दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही था, क्योंकि बांग्लादेश का जो गठन है 16 दिसंबर 1971 को होता है। बांग्लादेश का गठन होता है 16 दिसंबर 1971। यह तीनों देश में देखा जाए ये मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिमों को यह पूरा अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। मुस्लिमों को यहाँ पर पूरी अधिकार प्राप्त है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आपकी सारी व्यवस्थाएं हैं वहां पर। लेकिन अब आप यदि यहाँ पर में आते हैं, भारत में जब आते हैं, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता प्रदान नहीं करती, क्योंकि आपको यहाँ पर इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपके लिए एक अलग देश बन चुका है, वो कभी भारत का ही हिस्सा में था, इसलिए हम आपको यहाँ पर अधिकार नहीं दे रहे। इस अधिकार से रोका गया। अब सवाल है क्यों रोका गया? जब आ गया तो दे दीजिए, साथ साथ विवाद नहीं रहना चाहिए। यह कहा हमारा ही हिस्सा, हमारे ही भूगोल का हिस्सा यदि टूट करके यदि यह देश बना है और मुस्लिमों के नाम पर, तो आप वहां चले जाइए, वहां पर अपना सर्वाधिकार आप ले सकते हैं। अब भारत को आप छोड़ दीजिए, भारत में इन गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान कर दें। यदि विवाद की टकराहट है, इसी मुद्दा को लेकर टकराहट है। हालांकि CAA कहीं से किसी व्यक्ति को नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं रख रहा है, यह नागरिकता किसी को देने का अधिकार रख रहा है। इस पर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए कि हमारा नागरिकता छीना जा रहा है,
किसी का नागरिकता ऐसे हो रहा है तो उसमें चिंता करने की बात नहीं। भारत में संविधान सर्वश्रेष्ठ है। संविधान में जिस बातों की प्रोविजन बनाया गया है, जैसे मैंने बताया है, आर्टिकल 10 के तहत ही कोई नागरिक माने जा सकते हैं और 11 के तहत भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार पूरी है। अब जब कानून अधिकार जब पूरी है तो निश्चित रूप से आप यह बताइए कि यह अधिकार जब उसको पूरा अधिकार है तो आपका अधिकार कौन छीनने जा सकता है। संविधान की श्रेष्ठता है, यहां पर किसी के कहने सुनने और छीनने से नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से ये डरने वाली बात नहीं है। अब सवाल है, गैर मुस्लिम सरकार ने आधार क्या बनाया, इस आधार को थोड़ा सा इस रूप में यदि समझा जाए तो कहीं ये बेटर हो सकता है। पहला आधार यह बना है, इसमें पहला आधार फर्स्ट रिपोल में 1950 की यह मामला है। पंडित नेहरू और लियाकत अली समझौता हुई थी। लियाकत अली समझौता, इसको हम लोग कहते भी हैं पंडित नेहरू लियाकत अली समझौता। प्रधानमंत्री लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समझौते के आधार पर यह बात बनी थी कि जो अल्पसंख्यक लोग पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान की हुकूमत सम्मान करेगी, और जो अल्पसंख्यक लोग भारत में रह गए तो भारत उसकी सम्मान करेगी। इसी समझौता को ग्राउंड बनाकर के बात कही गई। लेकिन भारत सरकार अभी यह दलील दे रही है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उसकी सम्मान पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया। पंडित नेहरू लियाकत अली समझौता का खंडन हुआ है। वहां पर हिंदू यानी गैर मुस्लिम जो हैं वहां सीधे सीधे कम सदस्य होते चले गए। 22%, 18 पर घटकर 18%, 14%, 12%, आज 1.5% पर पहुंच गए। तो आखिर यह क्यों पहुंचे? इस पहुंचने के पीछे इन लोगों को वो सम्मान नहीं मिला। कारण पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है कि आप वहां प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन यदि कोई मुस्लिम यहाँ है, यहाँ पर उसे नागरिकता का अधिकार हम नहीं दे रहे हैं, तो वह किसी भी रूप से अपना जीवन ढंग से जीवन यापन नहीं कर सकता, उसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसे अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार से भारत सरकार ने यह दलील दिया है। सीधे सीधी एक लाइन की बात है, CAA नागरिकता देने वाला कानून। हम यहाँ पर नागरिकता देकर संख्या बढ़ा रहे हैं। नागरिकता किसी को छीनने वाली बात नहीं है, किसी को यहां से विस्थापित करने की बात CAA कानून के भीतर प्रॉपर नहीं है। अब इस बात को लेकर वैश्वीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में, अब अलग मुद्दा से हम बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा यहां भी देख लीजिए। नागरिकता के संबंध में जन्म से यदि किसी को नागरिकता मिल गया, जन्मजात नागरिकता मिल गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम, यहां देखो, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1900 नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें यह संशोधन है, आधार है जन्म द्वारा, यानी आपकी जन्म हो गई, भारत सरकार ने आपको नागरिकता प्रदान कर दिया, जो कि आपने आर्टिकल 5 में देखा था। दूसरा है वंशाधिकार दिया, आपका वंश यहां से है, माता पिता, पितामह पितामही, मातामा माता, ये वंश हमारा है, इससे यदि क्रिएट हुआ, ओरिजिन मेरी नागरिकता है, मेरी नागरिकता वंशाधिकार से मिल गई। तीसरा है उद्भव द्वारा। उद्भव यह है कि यदि 26 जनवरी 1950 को हमारा दादा या परदादा नागरिक था, वो नागरिक थे, और उसके बाद वो माइग्रेट होकर के चले गए, तो आज उसके खानदान का कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहेगा तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस बात के निर्णय लिए गए जिस आधार पर उसे नागरिकता दिया जाएगा कि मेरा मूल वंश, ओरिजिन जो है ये भारत नागरिकता से जुड़ा हुआ है। चौथा जो आधार है तो अब इस प्रकार से अब
थोड़ा सा हम लोग प्रवासी सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। अब प्रदेश सम्मेलन की बात आपने समझ गया होगा। प्रदेश यदि कोई क्षेत्र भारत में मिलता है संधि से, युद्ध से, समझौता से, तो अर्जित जो क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। इस प्रकार से भारत सरकार ने इसको नागरिकता इस रूप में भी प्रदान करेगी। अब एक बात देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने एक व्यवस्था को यहां पर लाया। इस व्यवस्था में यह था, आपको याद होगा प्रवासी सम्मेलन 9 जनवरी 1915 की घटना आपको मालूम होगा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी स्वदेश लौटे थे, भारत लौटे थे। तो हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते थे। प्रवासी दिवस मनाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देखा कि प्रवासी सम्मेलन को थोड़ा सा आधुनिकता के साथ जोड़ दिया जाए। आधुनिकता के साथ जोड़ने का मतलब यह था उसे वैश्विक रूप से जोड़ लिया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था में इसका एक विशेष योगदान हो सकता है। उन्होंने 2000 में इस बात पर काफी चिंतन मनन किया, 8 देश के लोगों की पहचान भी किया। लेकिन विदेश में भारत का जो सम्मान को आगे बढ़ा रहा है वह सम्मानित होने के पात्र है। यह बात का ध्यान आकर्षण करके इस सम्मेलन का आधार वाजपेयी जी ने बनाया। 9 जनवरी 2003 को सरकार ने, देखिए 9 जनवरी प्रवासी सम्मेलन, तो 9 जनवरी 2003 को सरकार ने फैसला किया कि प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इस सम्मेलन की उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति करेंगे। 15 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा। इसको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही यह एक ऐसा मंच बना जिस मंच पर हमारे भारत के राष्ट्रपति मंच का तो संबोधन किए, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस मंच पर शिरकत करेंगे। और जो 15 प्रवासियों को सम्मानित किया गया, और भी लोग उसमें आएंगे प्रवासी भारतीय, और वो निवेशकर्ता के रूप में। और वो यदि हमारे भारत में आकर निवेश करेंगे तो भारत की में वस्तु का उत्पादन होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी का भी निष्पादन हो सकता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो मेरा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। वाजपेयी जी की यह विचारधारा देश हित में कारगर सिद्ध हुआ। प्रवासी सम्मेलन के मंच पर यह बात पूर्णतः स्थापित करने के प्रयास की गई कि यह एक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी यह सम्मेलन एक मंच बन सकता है। जब आप आएंगे तो विदेशी मुद्रा लेके आएंगे। विदेशी मुद्रा की भंडारण हमारे देश में सख्त आवश्यकता भी है। यह जो सम्मेलन आयोजन होता है, यह प्रवासी मंत्रालय भी का गठन भी किया गया। प्रवासी मंत्रालय, और प्रवासी मंत्रालय की गठन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। लेकिन बाद में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने यह फैसला लिया 7 जनवरी 2016 को कि प्रवासी मंत्रालय का विलय उन्होंने क्या किया, विदेश मंत्रालय में कर दिया। अब इस विदेश मंत्रालय में कर दिया गया। अब यह प्रवासी सम्मेलन का 7 जनवरी 2016 और 9 जनवरी 2016 को पहली बार विदेश मंत्रालय द्वारा ही प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया। प्रवासी मंत्रालय जब आयोजन करती थी, अंतर इस बात का है कि प्रत्येक वर्ष होता था,
लेकिन अब विदेश मंत्रालय जब आयोजित कर रही है तो प्रत्येक 2 वर्ष पर होगा। 2016 से, तो 2016 से अब ये विदेश मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन होता है। उद्घाटन वहीं, सभी प्रक्रियाएं वहीं होंगी। तो इस प्रकार से यह प्रवासी दिवसीय सम्मेलन के द्वारा यह एक ऐसे मंच के रूप में स्थापित हुआ कि भारत की आर्थिक व्यवस्था से भी हम जुड़ सकें। प्रवासी भारतीय के सम्मेलन के बाद इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा है। आप देखे होंगे जब 2019 में की घटना है कि जब हमारे प्रधानमंत्री यूएन को संबोधन में गए थे अमेरिका, तो प्रवासी भारतीयों ने ही एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के किए थे और चीफ गेस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। तो एक ऐसा दुनिया में एक आवाज दिया कि भारत की क्या ख्याति हुई, भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकतों में कितनी वृद्धि हुई। कारण हम जहां भी रहे, भारत के मिट्टी के प्रति जो सम्मान की भाव है, ये सम्मान हमारी संस्कृति है, यह हमारी विरासत है। प्रवासी सम्मेलन उसी नींव का आधार है। कारण जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गिरियसी, हमारी जन्मभूमि हमेशा पूजनीय है, वंदनीय है और अंतिम समय तक अपनी जन्मभूमि पर, जन्मभूमि के लिए हम तत्परता के साथ, हमारी यदि कुर्बानी देने की बात आती है तो ये मेरा नागरिक धर्म है। इसलिए प्रवासी सम्मेलन के रूप में इस बात की आयोजन की गई। हमारे देश के अनेक लोग विदेश में रहते हैं। इसी तरह अमीरात में सबसे अधिक, एक केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट विदेश मंत्रालय ने जारी किया था, जिसमें सही तरह अमीरात में सबसे अधिक लोग हमारे देश में प्रवासी भारतीय हैं। उसके बाद देखा जाए तो सऊदी अरब और अमेरिका में 22 लाख करके ये लोग रह रहे हैं। ओमान, कुवैत, ब्रिटेन, इस प्रकार से 16 देश में हमारे प्रवासी भारतीय की तादाद है। मनमोहन सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को और भी आगे बढ़ाने के लिए 71 देश की सूची बना रखे थे और 71 देशों को उसमें शामिल करके वहां पर रहने वाले लोगों को अधिकार देने की बात कही थी। अब यह प्रवासी मंत्रालय में जो भी काम किए जाते हैं उसके लिए सिंधवी कमेटी गठन किया गया था और सिंधवी कमेटी ने यही जो रिपोर्ट कहा था कि आप उसको सम्मान करेंगे, नागरिकता देने का प्रावधान बनाया जाए, आप उसके वीज़ा को आजीवन कर दें, ताकि वीज़ा का सरलीकरण हो जाएगा तो प्रवासी भारतीय भारत में अधिक मात्रा में आ सकता है और निवेश भी कर सकता है, जिस निवेश के बल पर अधिक से अधिक मात्रा में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो नागरिकता के संदर्भ में इतनी बात को आप ध्यान में रखें और जो भी व्यक्ति आज हमारे देश के भीतर अपनी पहचान या जिस रूप में हम स्थापित कर रहे हैं, देश से विदेश में हैं, सभी को भारत के प्रति एक सम्मान, हमारी ओरिजिन, हमारी भारतीय मूलवंश यहाँ के हैं, इसके प्रति यह हमें अधिकार रखना होता है। नागरिकता अधिकार के तहत आगे जो हम मौलिक अधिकार में देखेंगे कि कुछ ऐसा अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, यह हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार के क्रम में। साथ ही हम कुछ राजनीतिक पदों को धारण करते हैं, उसमें भी शर्त है भारत के नागरिक। भारत के नागरिक हों इसका मतलब यह है यहाँ के रहने वाले, हमारी पूरी अधिकार एकल नागरिकता के दायरे में आने वाले व्यक्ति, सभी प्रकार के व्यक्तियों को यहाँ पर अधिकार समान रूप से दिए गए हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको नागरिकता के संदर्भ में जो भी एक संवैधानिक तत्व है, मैंने 3 पार्ट में इसको व्याख्या किया है इस वीडियो के माध्यम से।
एक है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा प्रवासी सम्मेलन आयोजन, तीसरा मैंने जो आधार से बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके संदर्भ में जो समयानुकूल व्यवस्थाएं आज लाई गई है उसके बारे में मैंने बताया था। आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ तक आप लोगों के प्रयास से ही मैं पहुँचा हूँ, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो, जो भी समसामयिक मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे और भी खंडों पर हम चर्चा करेंगे, वो आपके पास तक पहुँचेंगे। बेल आइकॉन बजा दीजिए, दबाइए, जिससे हमारे आपके बीच जो भावनात्मक जो संबंध है वो कायम रहे। धन्यवाद।